हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा, हमने पिछली क्लास में क्या देखा? हमने देखा पिछली क्लास में कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या थे, कौन से हार्मोन्स को वो रिलीज कर रहे थे, ठीक है ना। तो मैं आपसे पहले कुछ क्वेश्चन करता हूं, फिर बेटा हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके हाइपर सिक्रेशन से एक्रोमेगेली होती है। ठीक है, हार्मोन का नाम बताइए। बताइए किस हार्मोन का संबंध क्रिटिलिज्म नाम की बीमारी से है, किस हार्मोन का संबंध एडिसन्स डिजीज से है। ठीक है, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर का कारण क्या होता है। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सर्केडियन रिदम से जुड़ा होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसे हम जो है वो ग्लूकेकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, और किस हार्मोन को हम मिनरलेकॉर्टिकॉइड कहते हैं। ग्लूकेकॉर्टिकॉइड और मिनरलेकॉर्टिकॉइड किस ग्लैंड से जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक जो चीजें हैं उनके आंसर आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। हम तो आज जो है हम देखेंगे आगे नेक्स्ट ग्लैंड्स को देखेंगे बेटा। तो हम पहले बात करते हैं पेंक्रियास के ऊपर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। याद रखिए, पेंक्रियास जो होता है इट इज ए मिक्सोक्राइन ग्लैंड, इट इज ए मिक्सोक्राइन ग्लैंड। इसका एक हिस्सा होता है एंडोक्राइन, दूसरा हिस्सा इसका होता है जो है वो एक्सोक्राइन। ठीक है, क्लियर। और एक्सोक्राइन से क्या पैंक्रेटिक जूस निकलता है वो तो हम पढ़े ऑलरेडी के। अभी हम एंडोक्राइन वाले पार्ट की बात करेंगे इसमें के। पैंक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है, इसका मतलब इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों भाग होते हैं इसमें बेटा। और एंडोक्राइन पार्ट जो है बेसिकली आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस से बना होता है। और याद रखिएगा बेटा कि एक पैंक्रियाज के अंदर 1 से लेकर 2 मिलियन तक आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं बेटा। जो नॉर्मल एक ह्यूमन पैंक्रियाज में 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक, मतलब 10 से लेकर 20 लाख तक आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जो पूरे पैंक्रियास के पैंक्रियाटिक टिश्यू का 1 से 2% होते हैं। तो ये डेटा जो याद रखना बेटा, कितना जो है वो 1 से लेकर 2 मिलियन आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जो पूरे पैंक्रियाटिक टिश्यू का जो है वो केवल 1 से 2% होता है। ठीक है, और जो आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं उनमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल जिस हार्मोन को रिलीज करती है उस हार्मोन का नाम होता है ग्लूकेगॉन के, और बीटा सेल जिस हार्मोन को रिलीज करती है उस हार्मोन का नाम होता है बेटा इंसुलिन के। ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों का संबंध शुगर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने से होता है बेटा के। ग्लूकेगॉन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं और इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। इंसुलिन सेल के थ्रू ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ावा देता है। क्या ठीक है, इंसुलिन जो है वो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन, हम कहते हैं लिवर के अंदर बेसिकली जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने में रोल प्ले करता है, कि स्टोर कर लो इसको। ठीक है, जबकि ग्लूकेगॉन क्या करता है, उसे रिलीज करने में रोल प्ले करता है। देखिए आप समझिए एक एक चीज बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट के। ग्लूकेगॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है मतलब अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, प्रोटीनस हार्मोन होता है के। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल के। ग्लूकेगॉन जो है मेनली लिवर सेल पे काम करता है, हेपेटोसाइट पे काम करता है, और ये क्या स्टिमुलेट करता है, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब जो ग्लाइकोजन लिवर के अंदर स्टोर होता है उसको जो है ब्रेक करता है और उससे ग्लूकोज बनाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को, शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो इट एक्चुअली इंक्रीजेस दी ब्लड शुगर लेवल। तो ये हाइपरग्लाइसीमिया करने वाला हार्मोन होता है। ठीक, फिर इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये हार्मोन ग्लूकेगॉन जो होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो, फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो, मतलब ग्लूकोज को अलग अलग दूसरे सोर्सेस से जो है वो बना लिया जाए, इसको ये प्रमोट करता है क्या। और इससे भी हाइपरग्लाइसीमिया होता है कि जो ग्लूकेगॉन है इट रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। ये सेल के अंदर ग्लूकोज अपटेक को भी कम करता है, उसके उपयोग को भी कम करता है। तो हम कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकेगॉन है वो एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। ग्लूकेगॉन एक ऐसा हार्मोन होता है जो ब्लड शुगर लेवल को जो है वो बढ़ाता है, ठीक है ना। जबकि इसके अपोजिट बात करते हैं इंसुलिन की, और इंसुलिन नीट 2021 में आएगा, मतलब आएगा मैं कह रहा हूं कि इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है बेटा। ठीक है, इसका मेजर रोल क्या होता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है, होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करता है। ये बेसिकली हिपेटोसाइट सेल, लिवर की सेल पे काम करता है, एडिपोसाइट सेल पे काम करता है, और क्या करता है, ये सेल्स के ग्लूकोज अपटेक को बढ़ावा देता है। ये सेल्स के ग्लूकोज अपटेक को जो है वो बढ़ावा देता है। और ये भी कहता है कि जो है ये एक प्रकार का एनाबॉलिक हार्मोन होता है, जो क्या कहता है, ये बोलता है कि भाई सेल्स को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, और ये फैट जो है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो है वो स्टोर होने में भी रोल प्ले करता है। ठीक,
एज अ रिजल्ट देयर इज रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट। इसीलिए क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो ब्लड से हेपेटोसाइट सेल में चला जाता है, एडिपोसाइट सेल में चला जाता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है कम हो जाता है और ये हाइपोग्लाइसीमिया करता है। और इंसुलिन जो होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है टारगेट सेल्स में जाकर के। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है, जो हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है, वो दो हार्मोन के बैलेंस पर टिका हुआ है। ग्लूकेगॉन ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, इंसुलिन कम करते हैं। इन दोनों का बैलेंस जो होता है ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखने में रोल प्ले करता है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के लगातार ब्लड शुगर लेवल के बढ़े रहने पर एक बीमारी होती है जिसको हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, एंड इट इज अ डिजीज जो कि लगातार हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन के बनाए रहने पर होती है बेटा। और हम क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, इससे जो है वो जिससे यूरिन के थ्रू ग्लूकोज बाहर निकलता है के, और कई सारे हार्मफुल कंपाउंड बॉडी में बनते हैं, कीटोन बॉडीज बनते हैं, क्योंकि सेल्स जो होती है वो ग्लूकोज उपयोग नहीं कर पाती है। सेल्स को ग्लूकोज उपयोग करने के लिए इंसुलिन नाम की चाबी की रिक्वायरमेंट होती है। इंसुलिन जब तक नहीं होगा सेल्स ग्लूकोज यूज नहीं कर पाएंगी। सेल्स हमेशा स्टारवेशन में होंगी तो बॉडी फिर फैट को यूज करेगी। बॉडी जब फैट को यूज करेगी तो कीटोन बॉडी जो है वो बनने लगते हैं के। डायबिटीज पेशेंट्स के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हमको इंसुलिन थेरेपी का इस्तेमाल करना होता है। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा है सर डायबिटीज के लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है। याद रखिए, यदि फास्टिंग ब्लड शुगर 126 या इससे ऊपर है, फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल 126 जैसे या इससे ऊपर है तो वो डायबिटीज मेलाइटस का सूचक है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हम टेस्टिस की बात करते हैं। टेस्टिस क्या, गोनाड्स की बात करें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल के अंदर जो है वो मेल गैमेट बनाने में रोल प्ले करते हैं और एंड्रोजन बनाने में रोल प्ले करते हैं। तो एक जोड़ा है ना, ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रॉटल सेक, स्क्रॉटम के अंदर एक जोड़ा टेस्टिस का होता है बेटा। ठीक है, और ये जो होते हैं टेस्टिस जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो ये मेल गैमेट स्पर्म को बनाते हैं, साथ में ये एंडोक्राइन ग्लैंड के समान भी काम करते हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं, ये जो है वो इनमें सेल्स ऑफ लिडिक सेल्स होती हैं जो कि एंड्रोजन को रिलीज करती हैं। क्या क्लियर, हम देख सकते हैं बेटा। तो ये जो इमेज है ना बेटा, कौन सा ग्लैंड कहां पर है, ये डायग्राम आपको याद रहना चाहिए, समझ गए ना। ये आपको भूलना नहीं है बेटा। ठीक है, टेस्टिस जो होते हैं उनके अंदर कई सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक से लेके हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेके 3 तक सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं बेटा। और इन सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में जो है जो खाली जगह होती है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको लिडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल देखने मिलती है। और ये इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल जो होती है वो हार्मोन्स को रिलीज करती है जिन्हें हम एंड्रोजन कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड्रोजन क्या होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, मेल हार्मोन होता है। ठीक है, एंड्रोजन जो होते हैं ये बेसिकली ये मेल एस्टरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। मतलब जो एंड्रोजन होते हैं वे डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एस्टरी सेक्स ऑर्गन को बनाने में रोल प्ले करते हैं। मतलब ये एपिडाइमिस हुआ, वास डिफरेंस हुआ, सेमाइनल वेसिकल हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ, यूरेथ्रा हुआ, ये सभी का जो है डेवलपमेंट जो है वो मेल हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है वट के। इसके अलावा ये हार्मोन जो है मसल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये चेहरे पर जो है फेशियल हेयर के लिए, एक्सिलरी हेयर के लिए, और गुस्से के व्यवहार के लिए, एग्रेसिवनेस के लिए, और वॉइस ने भारी आवाज के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सब मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में जाकर होता है बेटा। ठीक है, याद रखना एंड्रोजन। इसीलिए आपको बता दूं, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग जो है वो उनको जब बॉडी बिल्ड करना होता है तो उनको उनका ट्रेनर बोलता है भैया इंजेक्शन लगवा लो। के कौन सा इंजेक्शन लगा लो, स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवा लो। तो कई लोग स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवाकर भी बॉडी बिल्ड करते हैं, लेकिन उसके कई अपने नुकसान होते हैं बेटा उसके। अभी हम बात कर रहे हैं कि एंड्रोजन प्लेज ए मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का निर्माण या स्पर्म का फॉर्मेशन। के एंड्रोजन जो होते हैं बेटा, क्या एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर। के एंड्रोजन जो होता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। यानी कई लोगों का सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो और नॉर्मल बिहेवियर भी एग्रेसिव होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द एंड्रोजन। तो एंड्रोजन जो है वो मेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। और इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं लिबिडो। लिबिडो मतलब होता है सेक्सुअल बिहेवियर। दिस हार्मोन प्रोड्यूसेस एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन दी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसलिए इन हार्मोन के इन्फ्लुएंस से जो है वो व्यक्ति के जो है मेल्स में मसल बिल्ड होने लगती है उनके अंदर। ठीक है ना, मेल्स मस्कुलर हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे यंग एडल्ट होते हैं बिकॉज दे आर हैविंग मोर लेवल ऑफ एंड्रोजन, तो उनमें अधिक बॉडी मस्कुलर दिखाई पड़ती है एज कंपेयर टू दी ओल्डर पीपल। ठीक है,
देन कम टू दी ओवरी। अब हम दूसरे गोनाड से बात कर रहे हैं, तब फीमेल काउंटर पार्ट की बात कर रहे हैं, ओवरी की बात कर रहे हैं। ओवरी भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है बेटा, ओवरी भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। और ओवरी के अंदर खास बात ये होती है कि ओवरी के अंदर भी जो है फीमेल गैमेट बन रहा होता है बेटा के, और साथ में इससे भी हार्मोन बन रहे हैं। ओवरी से जो हार्मोन निकलते हैं वो क्या होते हैं, वो ईस्ट्रोजन होते हैं और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं, यानी जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं, वो ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। और एक बार जो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर निकल जाता है तो बनता है कार्पस लूटियम, और कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। तो ओवरी इज द सोर्स ऑफ टू हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड द ईस्ट्रोजन। ठीक है, फीमेल हैव ए पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन। फीमेल में ओवरी का एक जुड़ा होता है जो एब्डोमेन में होता है। ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जो कि जो है वो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी एक ओवम को रिलीज करती है, और अल्टरनेट वे में ये रिलीज होता है बेटा के। ओवरी इसके अलावा जो है वो दो हार्मोन्स के स्टेरॉयडल हार्मोन को रिलीज करती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मैंने बताया भी आपको, ठीक है ना। देखिए इमेज में आप ओवरी बेटा, ये क्या है, लेवलिंग को आएगा इसलिए बार बार दिखा रहा हूं आपको मैं, ठीक है ना। ये लेवलिंग में आएगा इसलिए मैं आपको बार बार ये दिखा रहा हूं बेटा, ठीक है। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड स्टोमल टिश्यू। ओवरी में क्या होता है, ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल पड़ा हुआ है हमने, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, याद है ना, ठीक है। ईस्ट्रोजन जो है वो कैसे बनता है बेटा, जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल होते हैं उनसे ईस्ट्रोजन बनता है, ठीक है। और ओव्यूलेशन के बाद में जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है वो कार्पस लूटियम में कन्वर्ट होता है, और कार्पस लूटियम क्या रिलीज करता है, वो प्रोजेस्टेरोन का सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन को वो रिलीज करता है, ठीक है। ईस्ट्रोजन जो होता है फीमेल्स में कई सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है बेटा, और ये फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है कि ये ओवेरियन फॉलिकल के, मैंने आपसे कहा कि ये ओवेरियन फॉलिकल के आगे बनता भी उसी को, उसको मैच्योर करने में भी रोल प्ले करता है कि। इसके अलावा जो है लड़कियों में जो पतली आवाज होती है, जो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है कि, फीमेल्स का जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है, वो सब कुछ जो है वो ईस्ट्रोजन के द्वारा रेगुलेटेड होता है वो, ठीक है, ठीक। जबकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है दैट इज दी, ये कार्पस लूटियम रिलीज करता है इसको। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये भी मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है, और ये बेसिकली जो है वो मेमोरी ग्लैंड में मिल्क के लिए जो एल्वुलाई होते हैं, मिल्क को सीक्रेट करने के लिए जो एल्वुलाई होते हैं उनके डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करता है। एल्वुलाई जो है वो मेमोरी ग्लैंड में ऐसी थैली के ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें मिल्क जो है रिलीज होता है, मिल्क उसमें इकट्ठा होता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन उसमें भी रोल प्ले करता है। कुल मिलाकर बात यह है कि फीमेल में जो है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो तरह के हार्मोन होते हैं। दोनों हार्मोन का लेवल फ्लक्चुएट करता रहता है ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, क्लियर। तो देखो बेटा, मतलब ये अब ये जो हार्मोन्स का लेवल मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स का लेवल कैसे फ्लक्चुएट करता है, ये ऑलरेडी हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर इस चीज को बेटा हम पढ़े हुए हैं कि हम पढ़े हुए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि कब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, कब एलएच का लेवल बढ़ेगा, कब एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, कब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब बढ़ेगा, कब घटेगा, ये हमें पता होना चाहिए कि ना। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम जो है श्रेड कर जाती है, कार्पस लूटियम जो है वो डिजेनरेट कर जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल नीचे गिर जाता है, तो उससे मेंसेस होते हैं, पढ़ा हुआ है ऑलरेडी हमने, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि हार्मोन्स ऑफ द हार्ट, किडनी एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन्स के बारे में हम बात करते हैं कि देखो बेटा, है ना, हमें मालूम है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा भी कुछ ऐसी जगह होती है जहां से जो है वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। देयर आर सर्टेन केमिकल्स बिहेविंग लाइक ए हार्मोन, और वो केमिकल जो होते हैं वो टारगेट ऑर्गन पे आके काम करते हैं। कोई भी ऐसा केमिकल जो नॉन न्यूट्रिटिव होता है, जो टारगेट सेल पे आके काम करता है, रेगुलेशन में इन्वॉल्व है, उसे हम हार्मोन कह सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि हमारा हार्ट की एट्रियल वॉल के अंदर जो है वो उसे वहां से एक हार्मोन निकलता है, हम एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं, एएनएफ कहते हैं। और एएनएफ के बारे में ऑलरेडी हमने कहां पढ़ा हुआ है, हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ा हुआ है हमने कि जब बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है और हार्ट को लगता है कि भाई फ्लूइड ज्यादा बढ़ चुका है और ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, तो फिर क्या करता है वो एएनएफ को रिलीज करता है। और एएनएफ जो होता है वो रेनिन के अपोजिट काम करता है। रेनिन जीएफआर को जो है वो बढ़ाता है, ये क्या करता है, ये जो है वो वासोडाइलेशन करता है, और एक प्रकार से जो है वो जो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन को उसको एक कम करता है। तो इसे बोलते हैं हम जो है वो इट इज द एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो बीपी ब्लड प्रेशर को घटाता है ये। और ब्लड प्रेशर को याद रखिए, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वैसे में एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर निकलता है, एएनएफ निकलता है, जो वासोडाइलेशन करता है, और इससे ब्लड प्रेशर जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है, ठीक है।
इसी प्रकार जो हमारी किडनी होती है, किडनी में जो डीसीटी के पास में जो डीसीटी और जो है वो हम कहते हैं कि इफरेंट आर्टियोल के पास में क्या होता है, वहां पर जो है वो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स देखने मिलती हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये एक पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसे हम इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं बेटा। और ये इरिथ्रोपोइटिन जो होता है इरिथ्रोपोइसिस में रोल प्ले करता है, यानी आरबीसी के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। इसी प्रकार यही सेल जो होती है वो रेनिन को भी रिलीज करती है। ये सेल जो है वो रेनिन को भी रिलीज करती है बेटा। रेनिन क्या करता है, ये रेनिन जो होता है वो आपको पता है, हमने रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पढ़ा हुआ है। और वो क्या करता है, वो आपका जो है वो यदि हम रेनिन की बात करें तो रेनिन क्या काम करता है, वो आपका जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन में रोल प्ले करता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, रास सिस्टम कहते हैं इसको। फिर एंडोक्राइन सेल जो होती हैं वो हमारे जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर भी होती है बेटा के। और ये सेल्स क्या करती है, जैसे मैंने आपसे कहा, गैस्ट्रिन निकलता है, सिक्रेटिन निकलता है, कोलसिस्टोकाइनिन निकलता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड निकलता है। ये सभी वो हार्मोन होते हैं जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलते हैं। गैस्ट्रिन जो होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम करता है और इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द पेप्सिनोजन, उसके सिक्रेशन में रोल प्ले करता है। फिर सिक्रेटिन जो होता है ये पैंक्रियास के एक्सोक्राइन भाग पे काम करता है। और ये क्या करता है बेटा, और ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाला होता है केमिकल के। और ये क्या काम करता है, ये जो है वो वाटर के और बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को बढ़ावा दे देता है, ये सिक्रेटिन, ठीक है ना। फिर कोलसिस्टोकाइनिन जो होता है ये पैंक्रियास पे भी काम करता है, गॉल ब्लैडर पे भी काम करता है के। और ये पैंक्रियाटिक जूस में पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के रिलीज को बढ़ावा देता है बेटा। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर पैंक्रियाटिक एंजाइम के रिलीज को बढ़ावा देता है और साथ साथ में गॉल ब्लैडर को वाइल जूस को रिलीज करने के लिए वो एक्टिवेट करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, कोलसिस्टोकाइनिन की बात कर रहे हैं हम के। जब ये कोलसिस्टोकाइनिन पैंक्रियास पे काम करता है उसको हम पैंक्रियोजाइमिन बोलते हैं। हम पूरा नाम लेते हैं कोलसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन, कि पैंक्रियास पे जाके काम करता है, ठीक है, और गॉल ब्लैडर पे जाके काम करता है। फिर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो जीआईपी जो होते हैं ये जो है वो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करते हैं। इसके अलावा कई सारे नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं जो ग्रोथ फैक्टर्स को बेटा रिलीज करते हैं। मतलब कहने का ये है कि हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे केमिकल जिनको अभी तक हम आइडेंटिफाई भी नहीं किए, वो भी रिलीज होते हैं और वो भी जो है वो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन पार्ट के रूप में वो काम करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये एक पूरे के पूरे जो है वो एक ऑर्केस्ट्रा के समान है। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है बेटा, ऑर्केस्ट्रा में देखोगे आप डिफरेंट म्यूजिक बजाने वाले लोग बैठे होते हैं। कोई जो है वो सिंथेसाइजर बजा रहा होता है, कोई ड्रम बजा रहा होता है, कोई जो है कुछ बजा रहा होता है। और यदि वो लोग सब जो है एक सिस्टमेटिक वे में काम नहीं करेंगे ना तो सही म्यूजिक नहीं बजेगा। ऐसे हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो भी एक ऑर्केस्ट्रा के समान ही वो काम करती है। सिस्टमेटिक वे में काम करेगी तो बॉडी हेल्दी रहेगी, बेहतर प्रकार से परफॉर्म करेगी, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि हार्मोन्स के काम करने का तरीका क्या होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन का तरीका क्या होता है उस पर चलिए बात कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले आप मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं आपसे बिटवीन द लेक्चर अभी कुछ आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। आज का लेक्चर कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि छोटा ही हिस्सा बचा है कोई, पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वो उनके आप उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको बताना है कि एक व्यक्ति ने अपना ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट कराने पर उसका टीएसएच का लेवल जो है वो 6 गुना बड़ा आया, ठीक है। आपके हिसाब से क्या हो सकता है, आपके हिसाब से क्या हो सकता है, मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं आपको बैठ के। एक व्यक्ति ने ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराने पर टीएसएच का लेवल 6 टाइम बड़ा आया। आपके हिसाब से क्या हो सकता है, यानी क्या समस्या आपके हिसाब से लगती है आपको। तो हमने लिखा, इसमें लिखा हमने हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TRH, हाइपो सिक्रीशन ऑफ मिनरले कॉर्टिकॉइड, ठीक है। देन हाइपर सिक्रीशन ऑफ T3, देन लो लेवल ऑफ T3 एंड T4। बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए। एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको अभी तुरंत के
कि यदि टीएसएच का लेवल 6 गुना अधिक मिल रहा है तो आपके हिसाब से क्या होगा, टीआरएच का हाइपोसिक्रेशन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन, या मिनरल ए कार्टिकॉइड का हाइपोसिक्रेशन, या हाइपर सिक्रेशन ऑफ T3, या लो लेवल ऑफ T3 एंड T4। बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो आज ये एक लेक्चर में ही मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं ताकि आपको पता चले कि सही उत्तर क्या है ना। बोलो, बताओ बेटा क्या उत्तर होगा इसका। बिल्कुल सही, दैट इज द कंडीशन डिनोटेड एज हाइपोथायरॉयडिज्म के T3 T4 का लो लेवल होगा, इसीलिए थायराइड ग्लैंड को मोर काम करना पड़ेगा। थायराइड ग्लैंड को मोर काम कराने के लिए टीएसएच अधिक रिलीज होगा। क्लियर, टीएसएच अधिक रिलीज होगा, याद रखना है इसको। पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहेगा के, यानी भले ही वो एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा, पर एनसीईआरटी से सीधी सीधी लाइन ना पूछ के आपसे वो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो प्लीज बेटा ऐसे क्वेश्चंस के लिए एकदम तैयार रहिए, अटेंटिव रहिए उसके लिए आप, ठीक है ना। क्लियर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, बताइए व्हाई नॉट वी कैन, व्हाई, व्हाट इज द inhibition, what is the inhibition that we cannot give insulin orally to a diabetic patient। ये किस बात का हमें जो है वो डर है, या किस बात से हम रुकते हैं कि हम डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन ओरली नहीं दे पाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द इनहिबिशन बाय नॉट, फॉर नॉट गिविंग इंसुलिन ओरली टू ए डायबिटिक पेशेंट। एंड एक डायबिटिक पेशेंट को हम जो है वो मुंह से या ओरली इसको हम इंसुलिन क्यों नहीं दे पाते हैं। व्हाट इज द आंसर, बिकॉज इट इज ए पेप्टाइड हार्मोन, इट इज ए प्रोटीन हार्मोन। यदि आप ओरली दोगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा उठ के, इसीलिए आप उसको ओरली नहीं दे सकते, आपको उसको इंजेक्ट करना पड़ता है आपको, ठीक है ना। क्लियर, इसलिए आपको उसे इंजेक्ट करना होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है आपके दिमाग में बेटा, इस तरह के एमसीक्यू दिमाग में आपके घूमना चाहिए जिनके आप जो है वो उत्तर आप खुद भी सोच सके आपकी क्या एग्जामिनर पूछ सकता है हमसे। तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ो तो और अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। इसलिए जो क्रैश कोर्स में आपके जो इंटरेक्टिव कीनोट्स है ना बेटा, उनमें जो खाली स्थान है उनको जरूर भर लिया करो। के थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा एफर्ट लगता है, थोड़ा एनसीईआरटी सामने रखिए, भरिए भरिए, लेक्चर सुनिए, भरिए उसको, उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, आपको कभी भूलेंगे भी नहीं आप। चलिए, तो अभी हम हार्मोन एक्शन में बात करते हैं, टर्म हार्मोन्स प्रोड्यूस। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। देयर इफेक्ट ऑन टारगेट। देखो बेटा, हार्मोन्स क्या होते हैं, वो एंडोक्राइन टिश्यू से या एंडोक्राइन सेल से निकलते हैं। दीज आर द केमिकल डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड। और ये एक हार्मोन है ना, हार्मोन जो होते हैं वो टारगेट सेल पे जाके काम करते हैं, बिकॉज द टारगेट सेल आर हैविंग ओनली द टारगेट सेल हैविंग द रिसेप्टर। ये केवल इनके पास केवल जो है वो रिसेप्टर होते हैं हार्मोन्स को अपने से जोड़ने के लिए। के हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर के, जो कि टारगेट टिश्यू पर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। के ठीक है, जो हार्मोन रिसेप्टर होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। जो टारगेट सेल होते हैं, टारगेट सेल पर जो हार्मोन रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं उनको हम सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। और ऐसे रिसेप्टर जो टारगेट सेल के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उन्हें हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। मतलब सभी हार्मोन रिसेप्टर, यदि कोई बोलता है सभी हार्मोन रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं, तो ये गलत है। सभी हार्मोन रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर नहीं होते हैं। कुछ हार्मोन रिसेप्टर ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब देयर आर सर्टेन हार्मोन, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस तक पहुंच सकते हैं, और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। क्या क्लियर? देखिए, बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब भी हार्मोन अपने रिसेप्टर से जुड़ता है तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, और हर एक रिसेप्टर अपने एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है। इसलिए रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर हार्मोन्स के। इसलिए जो हार्मोन होते हैं वे केवल अपनी टारगेट सेल पर जाकर ही वो काम करते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये टारगेट सेल्स के अंदर बायोकेमिकल चेंज करते हैं। टारगेट टिश्यू जो है वो अपने अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन करते हैं, और जो मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन होता है वही हमें फिजियोलॉजिकल फंक्शन के रूप में दिखाई पड़ता है। तो हार्मोन अपना काम कैसे करते हैं, ये सेल को मैसेज देते हैं, और सेल उस मैसेज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है,
ऑन द बेस ऑफ केमिकल नेचर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन्स को हमने अलग अलग ग्रुप में जो है वो बांटा हुआ है। जैसे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो एमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, जो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, दे आर प्रोटीनस इन नेचर। दूसरे स्टेरॉयडल हार्मोन जो कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रेडियोल है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सब स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं बेटा, जो स्टेरॉइड से बने होते हैं, ठीक है। फिर आइडोथायरोनिन्स के ऐसे हार्मोन जिनमें कि आयोडीन एसेंशियल कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है, उन्हें हम आइडोथायरोनिन्स कहते हैं, और ये थायराइड के हार्मोन T3 T4 होते हैं, ठीक है। फिर कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, जैसे इपिनेफ्रिन, दीज आर दी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। के कहां से निकलता है? एड्रिनल मेडुला से निकलता है बेटा, ठीक है, ठीक। ऐसे हार्मोन जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ये कहां होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, उनसे जुड़ते हैं, वे टारगेट सेल के अंदर इंटर नहीं करते हैं। जब भी ये जुड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, यानी क्या हुआ बेटा, मैंने आपसे कहा कि होता ये है कि फाइनली मैंने कहा ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसके ऊपर रिसेप्टर है, ये इसके ऊपर रिसेप्टर है। एक हार्मोन के, एक मैंने कहा एक हार्मोन ये आया, ये आके इससे जहां पे जुड़ा, ये आके इससे यहां पे जुड़ा है, जुड़ गया ये, ठीक है। जुड़ने के बाद क्या होगा, ये अपना मेटाबॉलिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। कैसे करेगा? अब चूंकि अंदर तो इंटर हुआ नहीं, और फाइनली कभी भी फाइनली जो अंतिम मैसेज है वो न्यूक्लियस के पास पहुंचना चाहिए। तो हार्मोन ने क्या बतलाया है, ये सूचना न्यूक्लियस तक लेकर जाएगा साइक्लिक एएमपी, ठीक है, या कैल्शियम आयन, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये सेकेंडरी मैसेंजर, प्राइमरी मैसेंजर इज ऑलवेज हार्मोन। के हार्मोन आर दी प्राइमरी मैसेंजर। हार्मोन जो होते हैं वो प्राथमिक सूचक होते हैं, प्राइमरी मैसेंजर होते हैं, और वो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं सेकेंडरी मैसेंजर ऑफ सेल को। वो साइक्लिक एएमपी होता है, या आपका जो है वो कैल्शियम आयन होता है, जो डीएनए तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है, ठीक है, क्लियर। और ये जो साइक्लिक एएमपी होता है, इसको बनाने वाला ये एटीपी से बनता है। साइक्लिक एएमपी जो है वो एटीपी से बनता है, और इसको बनाने में जो एंजाइम रोल प्ले करता है उसका नाम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज इसमें रोल प्ले करता है। एडिनाइलेट साइक्लेज जो रोल प्ले करता है वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक एएमपी कई सारे मेटाबॉलिक फंक्शन कंट्रोल करता है थ्रू दी, क्योंकि ये सेकंड मैसेंजर ऑफ सेल होता है, सेल की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है के, याद रखिए ये जो है जो टफ क्वेश्चन होंगे ना फिजियोलॉजी के, वो यहीं से आएंगे, इन्हीं इमेज से आएंगे वो, के याद रखिएगा, वो टफ क्वेश्चन जो है वो इन्हीं इमेज से पूछे जाएंगे, ठीक है, क्लियर। देखो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, रिसेप्टर पे जुड़ा, रिस्पॉन्स बना, सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी बना, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स हुआ, देखे आप, तो आपको इफेक्ट दिखाई पड़ा। और समटाइम्स ये रिस्पॉन्स डायरेक्टली, यानी ये रिस्पॉन्स डीएनए के मॉड्यूलेशन से भी होता है बेटा ये, ठीक है। फिर ऐसे हार्मोन जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर अंदर आते हैं, याद रखिएगा ये हार्मोन जनरली स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं या आइडोथायरोनिन प्रकृति के होते हैं, क्योंकि प्रोटीनस हार्मोन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस आसानी से नहीं कर पाते क्रॉस, वो इसलिए वो रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं, जबकि मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं। तो ऐसे हार्मोन जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मतलब जो न्यूक्लियस तक डायरेक्ट पहुंच जाते हैं और सीधा जाकर वो जीन एक्सप्रेशन पर को अफेक्ट डालते हैं, सीधा क्रोमोसोम की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, वे हार्मोन वो क्या करते हैं, वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में आते हैं विद द जीनोम के, मतलब ये वो हार्मोन होते हैं जो सीधा डीएनए को अफेक्ट करते हैं, सीधा जीनोम पर जाकर काम करते हैं। वो हार्मोन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सीधा न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन जो है वो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं या आइडोथायरोनिन प्रकार के हार्मोन होते हैं, ठीक है। और ये जो है सीधा डेवलपमेंटल प्रोसेस फिजियोलॉजी को वो अफेक्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे ईस्ट्रोजन के, ईस्ट्रोजन सीधा मेम्ब्रेन क्रॉस किया, सीधा डीएनए तक आया, उसने रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स को न्यूक्लियस के अंदर बनाया उसने, और सीधा डीएनए को वो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और सीधा डीएनए के थ्रू जो है वो अपना असर डाल रहा है, वो सीधा डीएनए के थ्रू अपना इंपैक्ट वो दे पा रहा है। तो ये क्या है बेटा, ये वो हार्मोन है जो सीधा डीएनए जीनोम को अफेक्ट कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो आपको याद रखना ये भी बेटा इंपॉर्टेंट कि स्टेरॉयडल हार्मोन क्या
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वे सीधे सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करते हैं, न्यूक्लियस तक आते हैं, न्यूक्लियस में आकर इंट्रा न्यूक्लियर जो रिसेप्टर होते हैं उनके अंदर में रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स में आते हैं और डीएनए को सीधा इन्फ्लुएंस करते हैं। जबकि जो प्रोटीनस हार्मोन होते हैं वे सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर से जुड़ते हैं और वो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू वो काम करते हैं। बेटा क्लियर, ठीक है। चलिए यहां पर हमारा जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला हिस्सा कंप्लीट होता है। आज का लेक्चर कंपैरेटिवली काफी छोटा है पिछले लेक्चर की तुलना में, क्योंकि बचा ही कंटेंट इतना था। तो यहां पर हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला हिस्सा पूरा होता है। तो हमने एक एक चैप्टर के ने हमने जो है वो डाइजेशन हुआ, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ आपका, ठीक है, फिर बॉडी फ्लूइड हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, लोकोमोशन एंड मूवमेंट हुआ, न्यूरल कंट्रोल हुआ, केमिकल कोऑर्डिनेशन हुआ, सारे चैप्टर को हमने जो है वो अच्छे से एक एक चीज को हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। एनसीईआरटी की कोई भी लाइन को हमने नहीं छोड़ा है, हर चीज को हमने कवर किया। एक बार पूरा कोर्स आपके सामने से गुजर गया है बेटा। अब यहां से जो है वो इस बैटन को, इस मशाल को लेकर चलेंगे आगे अब शेल मैडम के। तो शेल मैडम को जो है कुछ टॉपिक जो मेरे जो शेल मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो मेरे भी गुरु रही है। तो शेल मैडम जो है अब कुछ जो है वो चैप्टर शेल मैडम लेंगे आगे, ठीक है। बीच में हम आते रहेंगे आपसे मिलने के लिए। तो अभी हम जैसे कंटिन्यूस बेसिस पे हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को लिया हमने, और अभी हाल ही में मेरा शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया है, मतलब रेगुलर बैच, ये बैच वोट के। तो अभी मैं आपसे मिलता रहूँगा आके बीच बीच में, कभी एमसीक्यू के थ्रू, कभी किसी और लेक्चर के थ्रू के ना हम लोग मिलते रहेंगे। कनेक्ट हमारा बना रहेगा बेटा, क्योंकि मैं जो मैं काम कर रहा हूँ वो आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत आपत्ति हुआ अभी कि सर से अभी मैंने एक लेक्चर के पहले ही मैंने कमेंट देखा, किसी ने लिखा कि सर आप ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। देखो बेटा, अब आपको बता दूं मैं कि अभी हमारा जब से मतलब हमारा बहुत हद तक जो है उस जो जिसे हम बोलते हैं ना कि जो मतलब मेरा बहुत बड़ा डायलेमा ये रहा है कि जिस प्रकार YouTube का चैनल हैक हुआ, जिस प्रकार YouTube के साथ में हमारे चैनल के साथ में हुआ कि पूरा चैनल हैक हो गया, हैक होने के बाद काफ़ी कंटेंट को उड़ा दिया गया, काफ़ी कंटेंट को अभी तक हम रिस्टोर नहीं कर पाए, काफ़ी कंटेंट ऐसा है जो प्राइवेट कर दिया गया, उड़ा दिया गया। तो हमारे को YouTube की सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा इशू हुआ। इसलिए अभी हम अपने वीडियो कंटेंट वाले हिस्से को जो है हम अपने ऐप पर, नए बैच को पूरा हम ऐप पर वेबसाइट पर लेके गए, और ऐप पर वेबसाइट पर लेके गए तो उसमें बहुत ही जल्दी जो है वो 2-4 दिन के अंदर ही उसमें जो है वो हमारा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मतलब हमारा अपना जो है वो सिस्टम, जैसे YouTube है वैसे हमारा अपना एक सिस्टम भी पैरेलल में काम करेगा, जो वीडियो डिलीवरी जो है वो YouTube के समान ही फास्ट करेगा, एकदम जो है स्ट्रीमलाइन के। और उसमें हम आपकी डायरेक्ट लाइव क्लासेस बगैर YouTube के भी हम लाइव क्लास आपकी ले पाएंगे। कभी लाइव लेना होगा वो भी क्लास हम ऐप पर ले पाएंगे हमके। तो 2022 बैच के लिए काफी सारे चेंजेस किए गए सिस्टम के अंदर। तो उनका, और आप कई बच्चों का बोला सर हम जो 21 बैच के बच्चे हैं हमको आपने ऐप में वो चेंजेस क्यों नहीं दिए, बटालियन फीचर, ये फीचर, शेड्यूल्ड फीचर, क्योंकि बेटा आप एग्जाम के ऑन द वर्ज ऑफ एग्जामिनेशन है, आपको कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस मैं आपकी लाइफ में नहीं चाह सकता हूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप थोड़े भी डेविएट हो आपके। अभी आप जो पढ़ रहे थे उसे पढ़ते रहिए, अभी आपके डीपीएस को रिवाइज करते रहिए, आपके टेस्ट पेपर को रिवाइज करते रहिए, आप जो है वो लगातार टेस्ट देते रहिए, ठीक है। कुछ बच्चों ने यह भी आपत्ति उठाया, उन्होंने कहा कि सर हमारा 1 साल का सब्सक्रिप्शन हमने जो लिया था वो हमारा एक्सपायर हो गया, 1 जून से लिया था हमने, 31 मई को एक्सपायर हो गया, अब आप हमको आगे बढ़ा दो। देखो बेटा, पहले का जो सब्सक्रिप्शन मॉडल था वो मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन था कि आपने जो लिया है उतना समय वो काम करेगा, सिस्टम वैसे ही फिट था उठ के। हम उसको अपने एंड से आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हर महीने का अपना उसका एक कॉस्ट था उठ के। इस बार जो नया बैच है उसमें जो है वो फीस स्ट्रक्चर है उसमें, क्योंकि हमको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म हमको फीस स्ट्रक्चर पे जाना पड़ा, क्योंकि हमको 18% तक जीएसटी गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार 18% जीएसटी हमें कलेक्ट करना पड़ रहा है। तो इस बार का जो बैच है जो वो सेशन की फी पूरी, सेशन जब भी खत्म होगा कोर्स खत्म हो जाएगा उठ के, अगले कोर्स की अगली फीस लगेगी, वो जो है वो इस बार। लेकिन प्रीवियस मॉडल में क्या था, आप किसी महीने आइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, पढ़िए, आगे निकल जाइए, ठीक है, वो था। तो उसमें हम नहीं कर सकते कुछ, उसमें आपको हर बार चांस मिला आपको कि भाई अभी आप अपना सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर लीजिए, क्योंकि जो बायोमेंटस का मॉडल था उसमें उतने महीने के लिए आप उस सिस्टम को आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको एक्सेस आके एक्सटेंशन करना था, नहीं भी कर पाए हैं तो भी अभी आप सपोर्ट टीम से बात करेंगे तो आपको, देखो बेटा, कोई भी नया एडमिशन टाइटन क्रैश कोर्स में अब हम नहीं लेंगे। देखो हमें पैसे ही लेने होते ना तो हम पूरे समय एडमिशन खाली ओपन रखते, हर समय बोलते आ जाओ भी, हमारे पास तो ऑनलाइन सिस्टम है कभी, लेकिन हमको मालूम है उससे हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हम टाइटन क्रैश कोर्स में 2 महीने पहले एडमिशन बंद कर चुके हैं, 2 महीने से एडमिशन बंद है।
अभी केवल वो बच्चे जो रेगुलर बच्चे हैं, जिनका सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड जो नहीं कर पाए थे, वो सपोर्ट टीम से बात करेंगे, सपोर्ट टीम उनकी हेल्प करेगी और आपको सब्सक्रिप्शन एक्सटेंशन करने में वो हेल्प करेगी कि वो एक्सटेंड कर देंगे। ऑल्दो दे विल टेक ए चार्ज फॉर दिस थिंग, तो वो एक चार्ज लेके जो भी आपका कंपनसेटरी चार्ज है वो लेके आपका वो एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन मैंने ये भी कहा था आपसे कि 1 अगस्त तक, यानी इस बार जो है कि 1 अगस्त का जो डेट है नीट का, उसके अकॉर्डिंग आपने जो एक्सटेंशन लिया, आपने मान लो कभी एग्जाम आपका 15 अगस्त, 30 अगस्त, 15 सितंबर, कभी भी एग्जाम आपका 2021 का होता है, आपको कोई एक्स्ट्रा फी पे नहीं करनी पड़ेगी। वो उसको हमने कवर कर दिया। टाइटन क्रैश कोर्स को हमने पूरा कवर कर दिया। उसमें जब तक चलेगा तब तक टेस्ट, डीपीएस सब कुछ आप एक्सेस कर पाएंगे आप, ठीक है, वो चीज है। तो तुखो बेटा, यानी क्या होता है, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन बड़ा, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे बेटा उसमें जो है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत बड़ा स्टाफ इन्वॉल्व होता है। अभी जैसे हम लोग प्रोविडेंट फंड, ESIC, बहुत सारे आप सोचिए कि कंप्लाइंस, इतने सारे कंप्लाइंस है कि मेरे ऑफिस में 3 लोग केवल जो है गवर्नमेंट कंप्लाइंस का जवाब दे रहे होते हैं कि इसका ये करना, ये वाला टैक्स भरना, बहुत सारे अटके। ये आसान थोड़ी है, इतना लॉकडाउन लगा रहा, 3 महीने लॉकडाउन लगा रहा, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स का उतना ही बिल आता है ऑफिस में। जो मेरे बायोमेट्रिक्स के ऑफिस जो बंद पड़े हैं 1-1.25 साल से, जिन सब लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं, उन ऑफिस का लाखों रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आता है। कहां से भरेंगे बताओ? तो बेटा ऐसा है कि हर चीज की कोई ना कोई छोटी कॉस्ट होती है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप इसको सहयोग राशि समझ लीजिए, इसको आप ये समझ लीजिए कि आप एक योगदान दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एक यज्ञ में आप 1 चम्मच घी आहुति डाल रहे हैं। आप यदि मुझे बार बार वही चीज बोलेंगे तो मेरा मन, खुद का मन मेरा खट्टा हो जाए, मुझे लगेगा कि मतलब व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग, के मैं आपको सब चीजें थोड़ी कॉन्फिडेंस से दिखा नहीं सकता, पर मेरे पास में रोज में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के मैसेज आते हैं मेरे पास में कि आ जाइए, इतना देंगे उतना देंगे। लालची होता ना बेटा, तो मैं केवल वहां में इतना टेंशन क्यों पालता, किसी के पास जाके पढ़ाता, अच्छा खासा पैसा लेता, उससे मैं अपने आप को जितना हो सकता है उतना बेचता है। मैं किसी को नहीं बेचा बेटा, मैं अपने आप को किसी को नहीं, मैं सिर्फ आपसे बोला हूं कि भैया हमको इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए नाउ वी आर मूविंग ऑन द CDN, एंड CDN कॉस्ट अराउंड 40 लाख रुपीज पर ईयर। दैट इज द चार्ज ऑफ CDN। मजाक थोड़ी ना है, बहुत बड़ा अमाउंट है वो। तो हम जो कर रहे हैं हम बेहतरी के लिए कर रहे हैं, मोर सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, मोर इफेक्टिवनेस के लिए कर रहे हैं हम। तो इतना आसान थोड़ी ना है बेटा। इसलिए ये आपके बिल्कुल आपके पास अपना चश्मा है, अपना आईना है, आप मुझे जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, पर मैं इतना जानता हूं, मैं जानता हूं, मेरा ईश्वर जानता है, मेरे सच्चे कमांडो जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो किसी मिशन क्रांति से कम नहीं है उठ के। आप सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए नए बैच में, उसको मंथली बेसिस पे कन्वर्ट कीजिए, 750 रुपए, 18% GST हटा दीजिए उसका, 610, 615 रुपए महीने का। फैसिलिटी देखिए उसकी, आप ढेरों फैसिलिटी उसके अंदर, मतलब वी शुड गेट, हम लोग भी इंसान ही है ना, वी शुड ऑल्सो नीड सम काइंड ऑफ मोटिवेशन, कि हमको भी लगता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं उसको बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बच्चों को पसंद आ रहा है। नहीं तो वी ऑल्सो हैव इमेंस अपॉर्चुनिटी कि वी हैव इमेंस डेटाबेस, इमेंस थिंग्स कि हमको कोई बोले तो हम भी जो है कहीं पे जाकर जुड़ सकते हैं, किसी से फंडिंग ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम अपने आप को जवाब क्या देंगे? जब आईने के सामने खड़े होंगे तो खुद से बोल पाएंगे कि क्या हुआ, क्या था जो तुम कहते थे पहले। हमने कोई पुराना लेक्चर, पुराना सेशन, कोई भी ऐसा कुछ चैप्टर हमने सिस्टम पे से नहीं हटाया, वो हमेशा यूट्यूब पर प्रेजेंट रहेगा। आगे अगले सेशन में जाएंगे तो ये सेशन रिप्लेस कर दिया जाएगा, वो चलता रहेगा उठ के। लेकिन अभी हमें बेटा बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है हमको, इसलिए हम जो है वो सिस्टम से वहाँ पर मूव किए। और बहुत ही नॉन डिस्टर्बिंग बिहेवियर है वहाँ पे, एकदम डिसिप्लिन वे में। वहाँ डांट भी खूब पड़ती है, बायोमेंटर्स के ऐप पे जो बच्चे एक्सक्लूसिव पढ़ रहे हैं वहाँ डांट भी खूब पड़ती है। कमांडो ट्रेनिंग है, तिल मिला गए बच्चे, गुस्सा आ जाते हैं बच्चे, नहीं बोलते ये कैसी कमांडो ट्रेनिंग है, थक गए हम तो, परेशान हो गए। तो तभी तो नाम कमांडो ट्रेनिंग है। तब तो तुमको बोलते थे कि दिल पक्का ना हो तो मत आना अंदर आना, दिल पक्का हो तो ये अंदर आना, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा बाद में। ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहना बेटा, मेहनत करते रहना, मेहनत को बिल्कुल नहीं छोड़ना बेटा। ऑल द बेस्ट।